हाँ तो बच्चों, आज का हम लोगों को जो वेस्पर थ्योरी का सेकंड लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मगर आज का जो मेरा लेक्चर है वो ज्योमेट्री और शेप के आगे का है। अगर मेरे को 3-4 मॉलिक्यूल सिमिलर शेप के दे रखे हैं तो उनमें बॉन्ड एंगल का प्रेडिक्शन किस प्रकार से करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉन्ड एंगल को लेकर के है। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया है AB2 और एक मॉलिक्यूल दिया है मेरे पास AC2। अगर दोनों के शेप सिमिलर हैं, अगर दोनों के शेप लगभग एक जैसे हैं, अगर शेप डिफरेंट हो गए तब तो बॉन्ड एंगल ऑलरेडी डिफरेंस हो ही जाता है, वो तो मैं बता ही लूँगा। मगर अगर शेप सिमिलर हुए तो फिर बॉन्ड एंगल का प्रेडिक्शन किस तरह से करना है, ये मेरे को जानकारी कैसे होगी। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा इसके पास 2 लोन पेयर थे, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अगर दोनों के पास, सेंटर वाले के पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, तब तो शेप सिमिलर हो गया। और भाई अगर शेप सिमिलर हो गया तो बॉन्ड एंगल का प्रेडिक्शन मैं कैसे करूँगा। तो भाई उसको सीखने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। आप अगर उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से अपने बॉन्ड एंगल को बता पाएंगे किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम। तो मैं बता दूं, मेरे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह का लिखा होता है जैसे AB2 लिखा हुआ है, तो बेटा इसमें ये जो होता है इसका नाम होता है सेंट्रल एटम, और ये जो होता है बेटा इसका नाम क्या होता है, टर्मिनल एटम। तो बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है वो इन एटम्स के साइज और इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है कि इसका साइज ज़्यादा है कि इसका साइज ज़्यादा है, कि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो बॉन्ड एंगल को डिसाइड करते हैं। तो मैं एक एक करके लिखूंगा, इन चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। मैंने क्या कहा, 2 प्रकार के एटम्स यहाँ होते हैं, एक का नाम होता है सेंट्रल एटम और एक का नाम होता है टर्मिनल एटम। तो अगर मैं लिखूं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ये डायरेक्टली क्या बल्कि इनवर्सली है, बल्कि डायरेक्टली समझ लें, साइज ऑफ द टर्मिनल एटम। क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास टर्मिनल वालों के साइज काफ़ी बड़े हैं तो बॉन्ड एंगल का मान ज़्यादा होगा। इसका उल्टा फॉर्मूला सेंटर वाले के लिए बनेगा, मतलब बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। क्या मतलब हुआ, अगर सेंटर वाले का साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा, कम। जैसे ऊपर वाला क्या बता रहा है, अगर टर्मिनल वालों का साइज बड़ा हो गया, ठीक, तो बॉन्ड एंगल ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर सेंटर वाले का ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये 2 पॉइंट साइज को लेकर के हैं। इसी तरह से जो बॉन्ड एंगल होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब अगर सेंटर वाले एटम की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है तो बेटा बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी ज़्यादा आ जाती है। इसी का उल्टा कर लीजिए, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। मतलब अगर टर्मिनल की ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मेरे 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, अगर बेटा टर्मिनल वाले के साइज बड़े हो गए, ठीक, अगर टर्मिनल वाले के साइज बड़े हो गए तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है। इसका उल्टा कर लो भाई, अगर सेंटर वाले का बड़ा हो गया तो साइज छोटा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अगर सेंटर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर टर्मिनल वाले की ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा।
अब मैं बताऊं, मेरे पास ये जो 2 पॉइंट हैं ये प्रीडोमिनेंट होते हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट हैं ये केवल लगते हैं फॉर द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो उनमें साइज का फैक्टर प्रीडोमिनेंट नहीं होता है। उनमें जो फैक्टर होता है वो कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। मतलब अगर कहीं पर 2 मॉलिक्यूल हैं जहां पे सारे टर्मिनल के हाइड्रोजन के हैं या सारे टर्मिनल के फ्लोरीन के हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट लगाएंगे। अदरवाइज बाकी जितने केस हैं सब में आप क्या लेके चलेंगे, साइज, चाहे तो सेंटर वाले के अकॉर्डिंग और चाहे टर्मिनल, जो बदला होगा उसको देख लेंगे। इन चारों को पहले आप नोट कर लीजिए फटाफट। अब मैं अपने क्वेश्चंस को लेके चलता हूं। इन चारों पॉइंट्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे, मैंने कहा मोस्टली साइज वाला पॉइंट देखते हैं। मोस्टली क्या देखते हैं, साइज वाला पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट केवल 2 जगह देखा जाता है, एक हाइड्रोजन के लिए और दूसरा फ्लोरीन के लिए, वो देखेंगे। तो पहला मेरे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बना लीजिए फटाफट, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अमोनिया, फॉस्फीन और आर्सीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक ही ग्रुप में होते हैं, तो तीनों के पास एक ही एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, क्योंकि 3 तो बॉन्ड बन गए, 3 तो चले गए बॉन्ड में, तो यानी कि इन सबके शेप तो सिमिलर जैसे होंगे, मगर हमें बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, बॉन्ड एंगल। तो देखो ये अमोनिया लगभग हम लोग ऐसे बनाते हैं, मेरा फॉस्फीन लगभग ऐसा होता है, लगभग ऐसा होता है क्योंकि ड्रैगो एलिमेंट है, थोड़ा 90 के हिसाब से जलता है। आर्सेनिक भी लगभग ऐसे ही है, नियर अबाउट। अब आप अगर यहाँ देखें तो सब में हाइड्रोजन का केस चल रहा है, सब में हाइड्रोजन, जिसका साइज इतना छोटा होता है कि आप साइज के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा, अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन कहीं लग जाता है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट उठा लेंगे। जितनी सेंटर वाले, देखो चेक करो, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक, मैंने लिखवाया था। अगर सेंटर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जाएगी तो बॉन्ड एंगल का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप देखें तीनों केस में तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है ना, तो यहाँ पर सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं इसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा, आर्सीन से ज़्यादा बॉन्ड एंगल फास्फीन का, फास्फीन से ज़्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया का। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें पॉइंट लगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। साइज का क्यों नहीं लगा, क्योंकि हाइड्रोजन का केस चल रहा है। बनाते जाइए फटाफट। दूसरा मैं बिल्कुल ऐसा ही केस सॉल्व करूंगा। अगर मेरे पास वाटर H2S और H2S ही दे दिया जाए, मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है, अगर मैं वाटर देता हूं, अगर मैं H2S देता हूं या H2S ही देता हूं, इनमें बॉन्ड एंगल का कंपेयर कराना है। भाई ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एक ही ग्रुप में आते हैं, सब में जब 2-2 H लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं 2-2 लोन पे रहेंगे, मतलब सबका शेप एक जैसा होगा। तो यहाँ पर मेरे को जो बॉन्ड एंगल देखना पड़ेगा वो या तो साइज से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो O पर तो भाई यहाँ दोनों H लग गए, सल्फर पे भी दोनों मेरे H लग गए, और यहाँ सेलेनियम पे भी H लग गए। तो मैंने कहा था हाइड्रोजन वाले केस में साइज का फैक्टर नहीं देखते हैं, किसका फैक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पर भी मैं देखूंगा कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। टर्मिनल के एटम तो कांस्टेंट चल रहे हैं, तो डिपेंड तो भाई सेंटर वाले पर कर गया। तो जैसे जैसे सेंटर वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, इन तीनों में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल किसका होगा, H2O का, यानी सबसे कम होगा H2SE का। उससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा H2S का, उससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, H2O का। चाहे तो आप ऐसे कर लिए इधर बढ़ रहा है या फिर इधर कर लिए घट रहा है। बनाइए फटाफट, बनाते जाइए। तो ये सेकंड मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर था, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया, अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, केवल क्वेश्चन लिखता जाऊंगा। मेरे को एक मॉलिक्यूल PCl3 दिया गया, मेरे को एक मॉलिक्यूल PbR3 दिया गया और मेरे को एक मॉलिक्यूल PI3। देखो सब सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, तीनों में फास्फोरस कॉमन है, मगर एक में 3Cl, एक में 3Br, एक में 3H, क्योंकि फास्फोरस कॉमन है तो कहीं ना कहीं फास्फोरस पे तो कोई डिपेंड नहीं करेगा। तीनों लगभग पिरामिडल शेप के बनते हैं, तीनों लगभग, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होंगे। वो आप लास्ट लेक्चर जो था उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए जा करके। मेरे को यहाँ अभी बॉन्ड एंगल बताना है। देखो भाई, फास्फोरस तो कुछ डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि तीनों में कॉमन चल रहा है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में तो कुछ है नहीं, मतलब मेरे को डिसाइड किससे करना पड़ेगा, साइज से करना पड़ेगा। मैंने एक पॉइंट लिखवा रखा था, टर्मिनल वाले का साइज, यहाँ सेंटर वाले की तो बात ही मत करो, सेंटर वाला तो कॉमन चल रहा है। मैंने लिखवा रखा है टर्मिनल वाले का साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा हो जाएगा। जितना टर्मिनल वाले का साइज ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होगा। तो क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन से बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का होता है। तो इस केस में टर्मिनल वाले का साइज काफी बड़ा है, इस वजह से बॉन्ड एंगल भी इसका ज्यादा होगा। तो PCl3 से बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा PbR3 का, इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा PI3 का। बनाते जाइए, फटाफट बनाते जाइए। ये आप पॉइंट देख लीजिए जाके कि जो टर्मिनल वाले का साइज अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल भी कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। पहला पॉइंट था, ठीक, बन गया होगा। ठीक भाई, हो गया। अब मान लो मेरे को कुछ और एग्जाम्पल दिए जाएं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया जाए, मेरे को OF2 का मॉलिक्यूल है, मेरे को OCl2 का मॉलिक्यूल दिया गया और OBr2 का। इसमें मेरे को बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करना है। तो भाई देखो, तीनों में कॉमन तो O चल रहा है भाई। जब O पे जब दो बॉन्ड बनेंगे भाई, यहाँ पर भी O पे 2 बॉन्ड बने होंगे, सही है, यहाँ पर भी O पे 2 बॉन्ड बने होंगे, सही है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बने होंगे, सही है। इन तीनों में क्या करना है भाई, एक जगह फ्लोरीन केवल आया है, एक जगह आया है, बाकी जगह तो भाई साइज का ही फैक्टर लग रहा है ना, बाकी जगह तो साइज का, तो कुल मिला के पूरे में ओवरऑल साइज का ही फैक्टर लगा दीजिए आप, ठीक है भाई। ऑक्सीजन तो तीनों में कॉमन हो गया, ऑक्सीजन तो कॉमन हो गया, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे टर्मिनल का साइज, देखो तीनों मॉलिक्यूल में अगर सब में F लगा होता, टर्मिनल में अगर तीनों मॉलिक्यूल में सब में टर्मिनल में F लगा होता तो मैं F के अकॉर्डिंग ही चला जाता, मगर चूंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है फिर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का साइज काफी बड़ा होगा। इस वजह से OF2 से बड़ा बॉन्ड एंगल OCl2 का देखा गया, इससे बड़ा बॉन्ड एंगल OBr2 का। बनाते जाइए फटाफट जल्दी से, ठीक, बन गया। अब मेरे को एक मॉलिक्यूल दिया गया है NH3 और NF3 का केस दिया गया, ठीक है। मेरे को एक मॉलिक्यूल दिया गया अमोनिया का और एक NF3 का, इनका बॉन्ड एंगल डिस्कस करना है। अब यहाँ देख लीजिए, ठीक है, अमोनिया में N पे 3H लगेंगे, पिरामिडल शेप इसका भी आता है, N पे 3F लगेंगे, पिरामिडल शेप इसका भी आता है। भाई नाइट्रोजन तो कुछ डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि दोनों में कॉमन चल रहा है, दोनों में कॉमन चल रहा है। यहाँ पर देखो H लगे हैं, साइज बहुत छोटा है, यहाँ F लगे हैं, साइज बहुत छोटा है। क्योंकि साइज बहुत छोटे हो गए हैं तो यहाँ पर आप साइज फैक्टर ना लगाएं, साइज फैक्टर लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको साइज फैक्टर नहीं देखना है, आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, तो सेंटर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, आप अपना चारों पॉइंट देखिए जाके ना, सेंटर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो बताओ पहले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, बल्कि इसमें उल्टा हो रहा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस केस में सेंटर वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस केस में टर्मिनल वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से ये वाला जो केस है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और NF3 का बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। बनाते जाइए फटाफट जल्दी से, ठीक, बन गया। अब मैं केस बना रहा हूं जहां पर शेप ही डिफरेंट हो जाएगा। अगर मान लो 3 मॉलिक्यूल ऐसे दे दिए जाएं जहां पर शेप ही डिफरेंट हो जाए तब तो बॉन्ड एंगल साफ साफ, जैसे मैंने कहा, अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है,
कोई मॉलिक्यूल ट्राइगोनल जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कोई हो रहा है, तब तो बॉन्ड एंगल में बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये तो 180 का होता है, ये कितने का, 120 का। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे को एक मीथेन का मॉलिक्यूल दिया गया, मेरे को एक मॉलिक्यूल अमोनिया का दिया गया और मेरे को एक पानी का दिया गया। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर दो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर दो मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, तो बॉन्ड एंगल लगातार कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मान लो एक लोन पेयर यहाँ आया तो वो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। अगर यहाँ पर दो लोन पेयर आ गए तो ये दो लोन पेयर और अधिक रिपल करेंगे इन दोनों को, तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। तो कोई यहाँ तो भाई एक लोन पेयर रिपल करेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ दोनों मिलके कम करेंगे तो और कम। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं या तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है मगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर वो ज़्यादा रिपल करेगा तो बॉन्ड को अंदर दबा देगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसे मान लो मीथेन में आपने बनाया तो CH4 ऐसे बनता है। मीथेन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर 4 होते हैं और लोन पेयर 0 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री का नाम पता होगा, टेट्राहाइड्रल। अमोनिया में क्या होता है, 3 H होते हैं मगर भाई एक लोन पेयर होता है, तो बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, लोन पेयर 1 होता है, टोटलिंग 4, मतलब फिर से क्या होता है, sp3। पानी वाले केस में क्या होता है, ये सब आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया गया था। इसमें बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, लोन पेयर भी 2 होते हैं, टोटलिंग फिर से आती है 4, मतलब इसमें चेक करो तीनों की ज्योमेट्री तो सेम आ रही है, टेट्राहाइड्रल। मगर भाई चूंकि यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बताया गया है। चूंकि यहाँ एक लोन पेयर आ गया है तो ये इसको कुछ रिपल मारेगा, तो ये बॉन्ड एंगल होना तो यही चाहिए था क्योंकि ये सेम चल रहा है, मगर रिपल्सन से, इसके रिपल्सन से बॉन्ड एंगल कुछ कम हो गया तो लगभग 160 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर चेक करो क्या है, यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए, यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए, तो ये दोनों लोन पेयर और रिपल करेंगे। भाई होना तो यही केस चाहिए था, ठीक, मगर लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो ये बॉन्ड एंगल और कम होके 104.5, यानी रिजल्ट निकल रहा है अगर तीन मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल रहे हों मगर लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, इसका रिपल्सन बढ़ेगा। सबसे कम बॉन्ड एंगल इन तीनों में, सबसे कम बॉन्ड एंगल वाटर का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे कम बॉन्ड एंगल वाटर का है, उससे ज़्यादा अमोनिया का है और उससे ज़्यादा किसका है, मीथेन का है। बना लीजिए फटाफट, ठीक भाई सब बन गया। अब मैं अपना एक लास्ट एग्जांपल लिखता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, देखिएगा समझिएगा। मैंने भी डिस्कस किया था, अगर दो मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएं जिसमें से एक लीनियर बन रहा हो, एक ट्राइगोनल बन रहा हो, एक बेंड टाइप का हो जाए, तो भाई बॉन्ड एंगल तो चेंज हो ही जाएगा ना। मगर हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लो 2 बेंट हैं मगर एक में 1 लोन पेयर है, एक में 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे को एक डिस्कस करना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक NO2 प्लस डिस्कस करना है, एक NO2 डिस्कस करना है और एक NO2 माइनस डिस्कस करना है, ठीक है। इन तीनों को जरा समझ लीजिए। नाइट्रोजन के बारे में आपको पता होगा 7 होता है, तो 7 का 2,5 होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5, ठीक। तो यहाँ देखो भाई N पर प्लस लग गया, अगर N पर प्लस लग गया तो भाई इसके नाइट्रोजन के 4 बचे, 4 में एक तो डबल बॉन्ड ऐसे बना लेगा, एक बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर यहाँ पर आप बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर निकलेंगे, ये समझ में आया। N पे 4 कैसे बचे, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या लगा हुआ, प्लस। नाइट्रोजन के होते कितने, 5, एक कम हो गया 4, तो 2 तो यहाँ खर्च हो गया, 2 यहाँ खर्च हो गया, N के पास कुछ नहीं बचा। बॉन्ड पेयर में केवल सिग्मा गिनते हैं, क्या गिनते हैं, सिग्मा। तो देखो 2 सिग्मा यहाँ बन गए, लोन पेयर है नहीं, तो ये तो भाई टोटलिंग 2 आ गई। टोटलिंग 2 का मतलब sp, बेटा विदाउट लोन पेयर sp चल रहा है, तो ये तो ज्योमेट्री लीनियर हो गई। कैसी हो गई, लीनियर ज्योमेट्री का हो गया। NO2 प्लस कैसा होता है, लीनियर, मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है 180 का आ गया, ठीक है। NO2 डॉट जो ये रेडिकल होता है, कैसे, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऐसे बनता है। अब बताओ नाइट्रोजन पे यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 यहाँ खर्च हो गए, 2 यहाँ खर्च हो गए, तो
एक ऑर्बिटल में बच गया, बताओ सही है। तो ये लगभग बेंड शेप का है। अभी बॉन्ड एंगल डिस्कस करते हैं, इससे तो फिलहाल कम ही होगा। NO2 माइनस में आ जाओ बेटा, NO2 माइनस में N पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, यहाँ कितने हो गए होंगे, 6 हो गए होंगे। जब यहाँ पे बेटा 6 हो गए होंगे तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पे क्या हो गया होगा, 6, तो डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक पूरा पूरा लोन पेयर बन गया होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 कैसे यूज हुए, 2 तो बेटा यहाँ यूज हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये पूरे पे चार्ज क्या होगा, माइनस। अब इतना बताओ कि ये भी बेंट है ये भी बेंट, दोनों बेंट शेप के हैं, मगर यहाँ भैया 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये इसको ज़्यादा रिपल कर रहा होगा, तो ये बॉन्ड एंगल सिकुड़ के अंदर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से बॉन्ड एंगल का मान क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल NO2 माइनस का होगा, उससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NO2 का होगा, उससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस का होगा। सबसे ज़्यादा NO2 प्लस का क्यों होगा, क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री का मैं बता दूं, वेस्पर थ्योरी रेडिकल्स वाले के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, लगभग बेंट मान के चलेंगे, मगर हाँ वहाँ पे लोन पेयर आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, रिपल्सन ज़्यादा हो गया है, इस वजह से यहाँ का बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, रिपल करेगा, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल कम, सबसे कम NO2 माइनस का, उससे ज़्यादा NO2 का, सबसे ज़्यादा किसका, NO2 प्लस का। तो उम्मीद है आपको इतने एग्जाम्पल जो है वो समझ में आ गए होंगे, इनको आप ठीक से देख लीजिएगा। जितने जी मेंस, एडवांस और नीट के लेवल्स के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, धन्यवाद आपका लेक्चर देखने के लिए।